नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज़, जिसमें हम पूरी परीक्षा वाणी को चैप्टर वाइज यहाँ पे कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो 6वां अध्याय था उत्तराखंड के वन आंदोलन, वन संसाधनों से संबंधित उस चैप्टर को ख़त्म किया। आज हम अध्याय 7 की शुरुआत यहाँ पे करेंगे और एक सिंगल वीडियो में अध्याय 7 को ख़त्म कर जाएंगे। अध्याय 7 उत्तराखंड में पाए जाने वाली खनिज संपदा से जुड़ा हुआ है। तो खनिजों से संबंधित इंपॉर्टेंट तथ्यों को जानेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट खनिज के लिए कौन कौन से हमारे जनपद प्रसिद्ध हैं, उन खनिजों के बारे में जानेंगे, उन जनपदों के प्रमुख स्थलों के बारे में यहाँ पे जानेंगे। बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स हैं। पूरा खनन वाला चैप्टर, पूरा खनिज संपदा वाला चैप्टर आपका इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने हमारी इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से। देखिए, भारत सरकार ने खनिज नीति के अंतर्गत 1948 में एक अधिनियम पारित किया, खनिज और खनिज व्यवस्था तथा विकास अधिनियम। खनिजों के मैनेजमेंट को लेकर के, उनके विकास को लेकर के ये अधिनियम था। कब इसे पारित किया गया? 1948 में। क्वेश्चन बन जाएगा, मिनरल्स रेगुलेशन ऑफ एक्ट जो था ये कब आया? 1948 में आया। 1948 में ही भारत सरकार ने भारतीय खनिज संस्थान, इसकी स्थापना भी कर दी। तो आपसे चाहे खनिजों से संबंधित अधिनियम पूछे वो भी 48 और भारतीय खनिज संस्थान पूछे वो भी 1948। ठीक है, अब हम उत्तराखंड की बात करते हैं। ये तो हमने देश की बात करी। ये खनिजों से संबंधित जो सर्वोच्च संस्थान है भारतीय खनिज संस्थान, ये कब बना था? ये 1948 में बना। उत्तराखंड में कई सारे खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य भी है, तो खनिजों की मात्रा यहाँ पर काफ़ी है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है जैसे झारखंड में पाए जाते हैं, उड़ीसा में पाए जाते हैं, ऐसे नहीं है। तो उत्तराखंड खनिजों की दृष्टि से ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही खनिज यहाँ नहीं पाए जाते। यह एक मध्यम श्रेणी का राज्य है। ठीक है, यानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। ठीक है, राज्य में खनिजों के खोज, सर्वेक्षण आदि इसके लिए भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय का गठन किया गया है। जब हमारा नया राज्य बना था 9 नवंबर 2000 को, उसी के साथ यह जो एक डायरेक्टरेट था खनिजों के विकास के लिए, खनिजों के सर्वेक्षण के लिए, इसे बनाया गया था। ठीक है, स्टेट डायरेक्टरी ऑफ जियोलॉजी, इसका मुख्य काम क्या है? उत्तराखंड में जगह जहां पे खनिज प्राप्त हो रहे हैं उनका सर्वेक्षण करना, कितना है यहाँ पे, नए नए खनिज स्थलों के बारे में खोज करना। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन बन जाएगा, उत्तराखंड में खनिजों के संरक्षण, उनके खोज के लिए काम कौन सा संगठन है, कौन सा निदेशालय है? भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय। उत्तराखंड में जो पहली खनन नीति आई थी, ये आई थी 4 अप्रैल 2001 को। सीधा सवाल आता है, उत्तराखंड की पहली खनन नीति कब आई? 4 अप्रैल 2001 को। ठीक है, इस खनन नीति के अनुसार वन क्षेत्रों में जो खदान स्थित हैं उनमें खनन का काम उत्तरांचल वन विकास निगम करेगा, यानी उत्तराखंड वन विकास निगम करेगा। उस समय नाम उत्तरांचल था। और जो वनों के अलावा खदान स्थल हैं वहां पर खनन का काम गढ़वाल के अंदर अगर होगा तो गढ़वाल मंडल विकास निगम, और कुमाऊं में होगा तो कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, वन में स्थित खदानों का खनन कौन करेगा? वन विकास निगम। और बाकी वनों के अलावा अगर गढ़वाल में है तो गढ़वाल मंडल विकास निगम, और कुमाऊं में है तो कुमाऊं मंडल विकास निगम। जैसे अब आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, कथन वाले पूछे जाते हैं, या किसी भी नीति को लेकर उसके जो इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं वो पूछ लेता है। सीधा सवाल बना दिया जाएगा, ये बताइए कौन सा कथन सही है। पहला कथन देगा कि उत्तराखंड की पहली खनन नीति 2001 में आई। दूसरा देगा कि इसके अनुसार उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों में खनन का काम उत्तरांचल वन विकास निगम करेगा या गढ़वाल मंडल विकास निगम करेगा। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे तो कितने भी कथन वाले, कितने भी थ्योरेटिकल सवाल आ जाएं, आप आसानी से उनको सॉल्व कर देंगे। ये थी उत्तराखंड की पहली खनन नीति। इसके ठीक 10 साल के बाद उत्तराखंड में दूसरी खनन नीति आती है।
2011 में। ठीक है, 2011 के बाद एक और नई खनन नीति उत्तराखंड में आती है। ये आई थी उसके 10 साल के बाद 2021 में, जो सबसे नवीन खनन नीति है। इसीलिए 2011 के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पूछेगा पहली खनन नीति तो 2001 और नई खनन नीति तो 2021। हालांकि ये जो नई खनन नीति थी ये लागू नहीं हो पाई, आई थी अक्टूबर 2021 में। इसके ऊपर नैनीताल हाईकोर्ट ने जनवरी 2022 में रोक लगा दी थी। ठीक है, इसके बाद सरकार ने 2023 में उप खनिज यानी उत्तराखंड में खनिजों से संबंधित एक नियमावली को यहां पे जारी किया। यह नियमावली 31 मई 2023 को जारी हुई। नीति पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, तो सरकार के द्वारा जो नियम थे उनको जारी कर दिया गया, नीति को फिलहाल टाल दिया गया। तो नियमावली पहली आई 31 मई 2023 को। फिर इन नियमावली में नियमों को और ज़्यादा सख्त बनाते हुए और ज़्यादा इसको कठिन करते हुए संशोधित नई नियमावली आई, यानी नए नियम बनाए गए खनन के लिए। ये आई थी 2024 में। तो आपको पूछा जाएगा उत्तराखंड में खनिज से संबंधित नियमावली कब आई थी, तो पहली बार 2023 में आई है। वर्तमान में जो चल रही है वो 2024 में आई थी। ठीक है, ये जो संशोधित वाली है जो 2024 में आई थी, इसे उत्तराखंड खनिज अवैध खनन भंडारण का निवारण संशोधन नियमावली 2024 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस नियमावली के तहत खनिजों का परिवहन कर रहे सभी वाहनों को जीपीएस प्रणाली का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है। ये जो नई नियमावली आई, इसके माध्यम से कि खनन कार्यों में जो भी वाहन लगे हुए हैं उन सब में जीपीएस सिस्टम अनिवार्य रूप से होगा। इसके अलावा जहां पर इन ट्रकों को या जो ट्रैक्टर्स होते हैं इनके माप लिया जाता है, जो धर्मकांटे बने होते हैं, उनको भी जो हमारा भूतत्व एवं खनिक कर्म निदेशालय है, जो उत्तराखंड में सर्वेक्षण और खोज का काम करता है खनिजों के लिए, उसका एक पोर्टल है ई-वे बिल पोर्टल, उसके साथ जोड़ना होगा सभी धर्मकांटों को। ये इसके तहत किया गया, इस नीति के तहत, नियमावली के तहत किया गया। इसको भी आपने ध्यान रखना है। ये हमने देखा कि कैसे उत्तराखंड में खनिज नीतियां डिसाइड हुई, कैसे नियम आए। एक क्वेश्चन आपके पास बन गया था पेपर में कि एमएसएमई जो हमारे होते हैं उनका वैल्यूएशन करने की नीति कब बदली गई, कैसे बदली गई। इसलिए हमने इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ा कि आपको पता रहेगा कि जीपीएस प्रणाली कब इसे अनिवार्य किया गया, 2024 की नीति के तहत या जो नियमावली आई उसके तहत। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट टॉपिक और हैं खनिजों से संबंधित, उनके बारे में बात कर लेते हैं यहीं पर और फिर चलेंगे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक उत्तराखंड की खनिज संपदा की ओर। पहला विषय है वन स्टेट वन रॉयल्टी। इनके साथ साथ नोट यहां पर बना लेना, क्योंकि यहां पे इनको लेकर सवाल बनने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। सिंपल भाषा में मैं आपको समझा देता हूं, आप अपनी भाषा में इनके नोट्स बना लीजिए। देखिए, उत्तराखंड में जो हमें खनिज प्राप्त होते हैं, तो अलग अलग खनिजों पे, अलग अलग स्थानों से प्राप्त खनिजों पर अलग अलग रॉयल्टी यहां पे सरकार को जो रॉयल्टी प्राप्त होती थी वो अलग अलग दरों पे थी। सरकार के द्वारा एक नीति बनाई गई कि एक राज्य और एक रॉयल्टी। पहला सवाल, ये नीति कब बनी? ये नीति बनी थी 2023 में। ठीक है, इसके माध्यम से क्या क्या चेंजेस किए गए? इसके माध्यम से सबसे पहले यह डिसाइड किया गया कि उत्तराखंड के किसी भी जगह से जो खनिज निकलेंगे, मूल रॉयल्टी जो होगी प्रति क्विंटल 7 रुपए उसे डिसाइड किया गया। कितना रुपए? प्रति क्विंटल 7 रुपए। ठीक है, दूसरा चेंज इसके तहत यह किया गया, ये जो वन स्टेट वन रॉयल्टी थी, इसके माध्यम से जो निजी पट्टे हैं उन पर भी खनन का काम किया जाएगा, यानी निजी क्षेत्रों को भी खनन कार्य में शामिल किया जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट काम ये किया गया कि उत्तराखंड में ज़्यादातर जो खनिज निकाले जाते हैं वो नदियों से निकाले जाते हैं। तो नदियों से निकाले जाने के कारण उत्तराखंड में जो खनन कार्य चल रहा है उसे जो हमारा केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसके गाइडलाइंस के अंतर्गत लाया जाएगा। यानी कहीं पर भी अगर आपको किसी नई नदी से या किसी नई जगह से खदान या खनन का काम करना है तो आपको केंद्र के उस मंत्रालय से मंजूरी लेनी होगी। ये सब किसके तहत हुआ? वन स्टेट वन रॉयल्टी 2023 में ये आई थी। पहला टॉपिक ये था। दूसरा टॉपिक ये है, अभी हमने देखा कि ये व्यवस्था करी गई कि आपको मंजूरी लेनी होगी केंद्रीय जो हमारा पर्यावरण मंत्रालय होता है।
सन 2023 में केंद्रीय मंत्रालय ने, ये जो पर्यावरण मंत्रालय है हमारा, इसने उत्तराखंड की 4 नदियों में अगले 5 साल के लिए यानी 2028 तक के लिए खनन कार्य करने की अनुमति प्रदान कर दी है। ये 4 नदियां कौन कौन सी हैं? इसमें एक नदी है शारदा नदी, इसके अलावा एक आती है हमारी गौला नदी, एक है कोसी नदी और एक है दाबका नदी। तो 2023 में राज्य की कितनी नदियों को 5 साल के लिए इनमें से खनिज प्राप्त करना यानी रेत, बालू, बोल्डर जो प्राप्त करने हो, इसकी अनुमति केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने दी। वो है 4 नदियां, गौला, शारदा, कोसी और दाबका। ठीक है, अब चलते हैं हमारा उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट खनिज संपदा की ओर। बिल्कुल टू द पॉइंट यहां पे नोट्स हैं। सबसे पहला हमारा खनिज है चूना पत्थर। चूना पत्थर उत्तराखंड में मुख्य रूप से देहरादून, टिहरी, इन जगहों से पाया जाता है। देहरादून में मदराम, बारकोट, डोईवाला, ऋषिकेश, मसूरी, इन क्षेत्रों से मिलता है चूना पत्थर। सवाल बन जाता है कि चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध स्थल मदराम कहाँ है, बारकोट कहाँ है? बाकी तो फेमस है, आप इनको बता देंगे। इन 2 को ध्यान रखेंगे। किस खनिज के लिए फेमस है? चूना पत्थर कहाँ है? देहरादून में। ठीक है, टिहरी का लौरानी, आगरा खाल, नागिनी, नरेंद्र नगर, ये भी चूना पत्थर के लिए फेमस है। ये पड़ते हैं आपके टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का जो चूना पत्थर हमें मिलता है वो चमोली के पीपलकोटी से प्राप्त होता है। कुछ मात्रा में रुद्रप्रयाग से भी मिलता है। जो हमारा चूना पत्थर है ये हमें कई सारे जनपदों से मिलता है। इसमें आपका अल्मोड़ा है, बागेश्वर है, देहरादून है, पौड़ी है, चमोली है। मुख्य रूप से जहां से ज्यादा मिलता है उसमें देहरादून और टिहरी है, लेकिन जो बेस्ट क्वालिटी का मिलता है वो चमोली के पीपलकोटी से मिलता है और जो रुद्रप्रयाग से मिलता है वहां से। ठीक है, ये जो हमारा चूना पत्थर होता है इसका इस्तेमाल सीमेंट उद्योग में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा खनिज है संगमरमर। संगमरमर अधिक मात्रा में देहरादून और टिहरी, इन 2 जनपदों में काफी मात्रा में पाया जाता है और चमोली जनपद के अलकनंदा और विरही गंगा घाटियों में कम मात्रा में पाया जाता है। यानी अधिक मात्रा में देहरादून और टिहरी में, कम मात्रा में चमोली जनपद में। कौन सा वाला खनिज? संगमरमर। ठीक है, मसूरी जो देहरादून में है आपका, इसके समीप संगमरमर के पर्याप्त भंडार, लगभग 4 मिलियन टन का भंडार मसूरी में मौजूद है संगमरमर का। कहां पर? आपको ध्यान रखना है, देहरादून, मसूरी। ठीक है, इसके बाद आता है मैग्नेसाइट। जो मैग्नेसाइट खनिज है इसके पहले तो इन 2 इंपॉर्टेंट क्षेत्रों के नाम याद कर लीजिए, झिरौली और चंडाक। झिरौली और चंडाक किस खनिज के लिए फेमस हैं? पेपर में पूछा गया है, ये मैग्नेसाइट के लिए फेमस है। ठीक है, इसके अलावा चमोली की जो पिंडर घाटी है ये भी मैग्नेसाइट के लिए फेमस है। झिरौली जो क्षेत्र है वो अल्मोड़ा में पड़ता है, चंडाक क्षेत्र आपके पिथौरागढ़ में पड़ता है। मैग्नेसाइट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहां से सवाल बनने के चांसेस इसलिए भी हो जाते हैं कि यह क्षेत्र न केवल उत्तराखंड का, कि उत्तराखंड में ज्यादा मैग्नेसाइट यहां मिलता है, बल्कि पूरे देश में भी मैग्नेसाइट का एक प्रमुख भंडार इस क्षेत्र को माना जाता है। झिरौली हो गया, चंडाक हो गया, चमोली की पिंडर घाटी हो गई, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, मैग्नेसाइट के मामले में माना जाता है कि पूरे भारत में नंबर 2 पर उत्तराखंड ही आता है। ठीक है, और उत्तराखंड में प्रमुख क्षेत्र कौन है? झिरौली और चंडाक, ये मुख्य तौर पर है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा चमोली में भी कई सारी जगहों पर मैग्नेसाइट के भंडार मिलते हैं। इसमें आपका जोशीमठ है, इसके अलावा तपोवन है, पोखरी है, पिंडर घाटी है, देवालधार है। इसको ध्यान रखेंगे, ये पेपर में पूछा गया है कि मैग्नेसाइट के लिए प्रसिद्ध या मैग्नेसाइट के प्रसिद्ध जो प्रचुर भंडार हैं उसके लिए फेमस देवालधार कहां पड़ता है? ये आपके चमोली जनपद में पड़ता है। ठीक है, अब एक चीज और यहां पे याद रखना, क्योंकि ये सवाल पेपर में बन चुका है, और एक और नाम है, इसको भी यहां पे नोट कर लीजिए, इसका नाम है देवलथल। देवलथल भी मैग्नेसाइट के लिए फेमस है, देवलधार भी मैग्नेसाइट के लिए फेमस है। जो देवलधार है ये चमोली में है और ये जो देवलथल है ये आपके पिथौरागढ़ में पड़ता है। तो अगर आपसे देवलधार पूछेगा तो चमोली, देवलथल पूछेगा तो पिथौरागढ़। कंफ्यूजन आपने नहीं करना है, दोनों एक जैसे नाम हैं, तो एग्जामिनर कंफ्यूजन क्रिएट करने का प्रयास करता है। ठीक है, बाकी देवलधार हो गया, आपका पोखरी हो गया, किस खनिज के लिए फेमस है? मैग्नेसाइट, चमोली में पड़ते हैं। देवलथल कहां पड़ता है? वो पिथौरागढ़ में पड़ता है, उसको थल से याद कर लीजिए, थल क्षेत्र भी कहां है? पिथौरागढ़ में ही पड़ता है। ठीक है,
मैग्नेसाइट का इस्तेमाल लौह इस्पात सीमेंट के कारखानों में विशाल भट्टियों में ताप सह ईंटों के रूप में किया जाता है। ठीक है, टेम्परेचर सोखने के लिए, टेम्परेचर को नियंत्रित करने के लिए इनका इस्तेमाल सीमेंट उद्योग में, इस्पात उद्योग में होता है। ठीक है, इसके बाद आता है टाल्क यानी कि सोप स्टोन। चमोली में, बागेश्वर में, पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में मुख्य रूप से ये पाए जाते हैं। जो टाल्क होता है यानी कि जो हमारा सोप स्टोन होता है, इसका इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधन यानी जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बनाने में, टेल्कम पाउडर बनाने में, पेंट्स बनाने में, साबुन, कीटनाशक, इन सबको बनाने में होता है। क्या चीज़ बनाने में इस्तेमाल होता है उसके पूछे जाने के चांसेस बहुत कम हैं। बस इतना पूछा जाता है कि कौन सी चीज़ किस जनपद में है, और अगर उस जनपद के अंदर कोई विशेष जगह है, जैसे पिथौरागढ़ का देवलथल हो गया, पिथौरागढ़ का चंडाक क्षेत्र हो गया, वो मैग्नेसाइट के लिए फेमस है। चमोली का देवलधार हो गया, अल्मोड़ा का झिरौली हो गया, इस तरीके से सवाल आता है। ठीक है, सोप स्टोन के मामले में भी उत्तराखंड पूरे देश में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पूरे देश में उत्तराखंड नंबर 2 पर आता है। माना जाता है कि लगभग 57% जो सोप स्टोन भारत में पाया जाता है वो राजस्थान में है, और फिर दूसरे नंबर पे 25% के साथ अकेला उत्तराखंड आता है। ठीक है, अगला इसके बाद आता है खड़िया या चौक। मसूरी के समीप 2 गांव हैं, महागांव और क्यारकुली क्षेत्र। ये दोनों आपके मसूरी के समीप पड़ते हैं। ये दोनों क्षेत्र किस खनिज के लिए फेमस हैं? ये खड़िया के यानी कि चौक के लिए फेमस है। ठीक है, इसके अलावा रंगार गांव और रीरा गांव ये सोंग नदी घाटी या सोंग नदी तट टिहरी गढ़वाल में पड़ते हैं। ठीक है, ये जो 2 मुख्य गांव हैं ये आपके कहाँ पड़ते हैं? टिहरी गांव में, टिहरी के क्षेत्र में ये आपके पड़ते हैं। ठीक है, सोंग नदी के किनारे। जो रंगार गांव है, रीरा गांव है, किस खनिज के लिए फेमस है? खड़िया। चाक का इस्तेमाल उर्वरक बनाने के लिए, पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के लिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए बनाने के लिए इन सब में किया जाता है। इसी खड़िया को लेकर के उत्तराखंड में एक आंदोलन भी चला था, खीराकोट आंदोलन। इसको भी ध्यान रखेंगे। खीराकोट आंदोलन बेसिकली अवैध खनन के खिलाफ था। किसके अवैध खनन के खिलाफ था? तो यह खड़िया खनन के खिलाफ था। ठीक है, जो खड़िया खनन थे करने वाले थे उनके खिलाफ स्थानीय जनता के द्वारा ये आंदोलन किया गया। 1978 में अल्मोड़ा में यह आंदोलन हुआ था। सभी स्थानीय जनता ने इसका विरोध किया था। इस विरोध का नेतृत्व किसने किया? ये सवाल पेपर में बना है। आंदोलन का नेतृत्व मालती देवी और राधा भट्ट, जिन्हें राधा बहन के नाम से जाना जाता है, इन्होंने किया था। पेपर में दोनों के नाम पूछे गए हैं कि खीराकोट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। एक एग्जाम में मालती देवी का नाम पूछा गया, दूसरे एग्जाम में राधा भट्ट या राधा बहन का नाम पूछा गया। ठीक है, ये किसके खिलाफ था यह आंदोलन? अवैध खनन। किस चीज के अवैध खनन के खिलाफ था? तो खड़िया खनन के खिलाफ था। ठीक है, इसके माध्यम से सरकार ने जिन को यहाँ पे लाइसेंस दिए थे, जिन कंपनियों को खनन करने के लिए, जब जनता ने विरोध किया, 1978 में आंदोलन शुरू हुआ, सरकार ने 1982 में जाकर के सारे लाइसेंस को रद्द कर दिया था। ठीक है, इसके बाद आता है रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट खनिज की बात करते हैं तो ये हमें देहरादून, टिहरी, नैनीताल इसमें पाया जाता है। रॉक फॉस्फेट उत्तराखंड के इन इंपॉर्टेंट जनपदों में पाया जाता है, जिसमें देहरादून है, टिहरी गढ़वाल है, नैनीताल जनपद है, ये शामिल हैं। रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल उर्वरक उद्योग में, कोल फॉर्मेशन में, अम्लीय मृदा के उपचार में, यानी जो एसिडिक मिट्टी होती है उसको क्षारीय बनाने के लिए, बेस बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके बाद आता है फॉस्फोराइट। उत्तराखंड में फॉस्फोराइट का एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र है रंजघेवा क्षेत्र। रंजघेवा क्षेत्र आपके टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। किस खनिज के लिए फेमस है? फॉस्फोराइट के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है डोलोमाइट। डोलोमाइट देहरादून, टिहरी, पिथौरागढ़ इन जनपदों में पाया जाता है। इसका इस्तेमाल सीमेंट बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में, तेजाब में इसका इस्तेमाल किया जाता है डोलोमाइट का। ठीक है, फिर आती है सेल खड़ी। ये हमें देहरादून में, टिहरी में और सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्तराखंड के अंदर सेल खड़ी का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो पौड़ी गढ़वाल में होता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल भी उर्वरक में, कागज़ उद्योग में, सीमेंट उद्योग में किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा गंधक। देखिए, गंधक की बात करते हैं। गंधक जो है उत्तराखंड में ये कब खोजा गया, ये सवाल पेपर में बना है। बाकी खनिजों के बारे में नहीं पूछा जाता कि मैग्नेसाइट कब खोजा गया, फॉस्फोराइट कब खोजा गया। गंधक के बारे में पूछ लेता है। गंधक की खोज उत्तराखंड में सबसे पहले हुई थी 1957 में। चमोली जनपद के रूपगंगा घाटी में एक गांव है सुदौला गांव। इसी गांव से 1957 में सबसे पहले हमें गंधक यहां पे मिला था। ठीक है, इसके अलावा देहरादून में जो सहस्त्रधारा जलप्रपात है,
इसके जल में गंधक पाया जाता है। कौन से जलप्रपात के जल में गंधक होता है? तो आप कहते हैं सहस्त्रधारा जलप्रपात, देहरादून में स्थित है। जो गंधक होता है बेसिकली इसे स्किन कैंसर के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब देहरादून के इस प्रपात में ये जो जलप्रपात है इसमें गंधक ऑलरेडी मिला हुआ है, इसलिए ये माना जाता है कि यहाँ पर नहाने से त्वचा के कई सारे रोग जो है यानी जो स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसके जल में गंधक मिला हुआ है जो स्किन प्रॉब्लम को, स्किन कैंसर को ठीक करता है, चर्म रोग को ठीक करता है। कई बार ये सवाल पेपर में बना है, ठीक है, कि इनमें से किस खनिज का इस्तेमाल चर्म रोग के उपचार में होता है? आप कहते हैं गंधक, ठीक है। इसके बाद आता है माक्षिका या पाइराइट। जो माक्षिका है यह लोहे का सल्फाइड है, सल्फर का मुख्य अयस्क होता है, ठीक है। पीले रंग का होता है यह और इसे मूर्खों का सोना कहते हैं। ये क्वेश्चन जीएस में कई बार पूछ लेता है कि इनमें से किसे मूर्खों का सोना कहते हैं, तो आप कहेंगे पाइराइट को या माक्षिका को, ठीक है। ये मुख्य रूप से अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है बेराइट्स। बेराइट्स खनिज कहाँ मिलता है? बेराइट्स खनिज हमें देहरादून में, जहां पर केवल एक जनपद है कि मुख्य रूप से यहां पर मिलेगा, उसके आने के चांसेस बहुत होते हैं कि बताइए बेराइट्स खनिज उत्तराखंड में कहां है। तो मिलता ये आपके देहरादून के अलावा जो दूसरे जनपद है वहां पर भी है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। आपने केवल एक जनपद याद करना है, देहरादून, ठीक है। एस्बेस्टस की बात करें, जैसे ये आपका देखिए पौड़ी में, ऊखीमठ में, अल्मोड़ा में मिलता है, लेकिन अगर सिर्फ एक चुनना होगा तो आप पौड़ी को चुनेंगे। एस्बेस्टस मुख्य रूप से उत्तराखंड में पौड़ी में पाया जाता है, ठीक है। एस्बेस्टस का इस्तेमाल तापरोधी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है, ठीक है, जैसे हमने लिखा है। इसके बाद आता है जिप्सम। जिप्सम हमें उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों से मिलता है। देहरादून का धपीला क्षेत्र और कियारकुली क्षेत्र फिर से आ गया, यहां से हमें जिप्सम प्राप्त होता है। सीधा सवाल बनेगा, देहरादून का कियारकुली क्षेत्र किस खनिज के लिए फेमस है? तो अभी हमने ऊपर देखा था कि देहरादून का ही एक गांव है महागांव, ये और कियारकुली क्षेत्र, ये दोनों किसके लिए थे? खड़िया चौक के लिए। कियारकुली चौक के लिए भी है और जिप्सम के लिए भी है, ठीक है। अन्य जिले जो हैं फेमस जिप्सम के लिए, उसमें टिहरी है, पौड़ी है, नैनीताल है, अल्मोड़ा शामिल हैं। इसका इस्तेमाल सीमेंट, गंधक और एमोनियम सल्फेट के निर्माण में किया जाता है। इसके बाद आता है लोहा। इसको लेकर एक सवाल बना था पेपर में कि उत्तराखंड में किस जगह से लोहे के जो दो इंपॉर्टेंट प्रकार हैं, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट, दोनों प्रकार पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं नैनीताल के कालाडूंगी और रामगढ़ क्षेत्र से। नैनीताल का जो रामगढ़ और कालाडूंगी वाला इलाका है, यहां से हमें लोहे के दोनों प्रकार जो होते हैं, मैग्नेटाइट और हेमाटाइट, ये दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है तांबा। तांबा भी कई बार पेपर में पूछा गया है। अल्मोड़ा का जो झिरौली है ये मैग्नेसाइट के लिए तो फेमस है ही, ये तांबे के लिए भी फेमस है। तो अल्मोड़ा का झिरौली किसके लिए फेमस है? मैग्नेसाइट और तांबा। इसके अलावा बागेश्वर का थैलीपाटन क्षेत्र। अब देखिए एग्जामिनर या तो आपको दोनों में से एक देगा विकल्पों में कि अगर झिरौली के बारे में पूछेगा कि क्यों फेमस है, या तो मैग्नेसाइट दे देगा या तो तांबा दे देगा। इसके अलावा अगर वो ऐसा दे दे कि झिरौली और चंडाक क्यों फेमस है, और विकल्पों में दोनों दे दे कि तांबे के लिए, मैग्नेसाइट के लिए, तब आप मैग्नेसाइट चुनेंगे क्योंकि साथ में चंडाक दिया है। ऐसे ही झिरौली और थैलीपाटन क्यों फेमस है, तब आप तांबे को चुनेंगे क्योंकि साथ में थैलीपाटन भी दिया है जो बागेश्वर में पड़ता है, तांबे के लिए फेमस है, ठीक है। इसके अलावा चमोली का नागनाथ, पोखरी, धनपुर, धमेती, मोहनखाल, ये सारे क्षेत्र तांबे के मुख्य भंडार हैं। टिहरी में भागीरथी घाटी, ये भी तांबे का मुख्य भंडार है। और पौड़ी गढ़वाल का धनपुर डोबरी, ये पेपर में पूछा गया था, ये किस खनिज के लिए और किस जनपद में है? ये आपके तांबे के लिए है और पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है, ठीक है। लगभग 96 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है ये और तांबे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है। इसके बाद आता है सीसा या सिलिका सैंड जिसको कहा जाता है। पिथौरागढ़ के चंडाक में, देवलगढ़ में, रालम में, भैंसवाल में, इन जगहों पर सीसा प्राप्त होता है। अल्मोड़ा से भी मिलता है। अल्मोड़ा के राई क्षेत्र में, चैनापानी, पट्टी कराही, विलौन क्षेत्र में मिलता है। देहरादून की टोंस घाटी क्षेत्र में जो कुमा बरेला और मोघोला हैं, ये दोनों के दोनों सीसा के प्रमुख क्षेत्र हैं। अगली बार सवाल बन जाएगा, जैसे एक पेपर में बना था, मैंने आपको ऊपर कहा कि धनपुर डोबरी कहाँ है, किस खनिज के लिए है? तांबे के लिए, पौड़ी में है। देवलधार कहाँ है? चमोली में है। ऐसे ही पूछ लेगा कुमा बुरेला और मोघोला ये कहाँ है, तो ये देहरादून में पड़ते हैं, टोंस घाटी में पड़ते हैं, सीसा के लिए फेमस हैं, ठीक है। इसके अलावा उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, इन जिलों में भी सीसा मिलता है, ठीक है। इसके बाद आता है ग्रेफाइट।
ग्रेफाइट जो है यह आपका मुख्य रूप से अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, दक्षिण पूर्वी जो नैनीताल है और देहरादून, इन जनपदों में ज्यादा देखने को मिलता है। जो ग्रेफाइट होता है कार्बन का ही एक अपरूप होता है, उसी का एक एलोट्रॉप होता है जिसका इस्तेमाल पेंसिल बनाने में या स्नेहक के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है पाथर और पटाल। यह भी पेपर में पूछा गया है। सवाल कैसे बना था पेपर में? सवाल बना था अच्छी मात्रा में पाथर और पटाल के जो प्रचुर मात्रा में सोर्स है वो कहां पर हैं? ये अल्मोड़ा में पाए जाते हैं। ठीक है, राज्य में अल्मोड़ा जिले में उत्तम प्रकार के पटाल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और एग्जैक्ट यही सवाल बना था कि पाथर और पटाल कहां पाए जाते हैं? अल्मोड़ा। ठीक है, पटालों का इस्तेमाल मुख्य रूप से मकानों की छत, आंगन, नालियों, सड़कों इनके निर्माण में किया जाता है। आपने गांव के छत देखे होंगे, ऐसे प्लेन पत्थरों से वो बने होते हैं, आपस में सारे पत्थर ऐसे जुड़े होते हैं, इन्हीं प्लेन पत्थरों को कहा जाता है पाथर। ठीक है, पाथर या पटाल। तो पाथर उच्च श्रेणी के, अच्छी किस्म के, उत्तम श्रेणी के पाथर और पटाल कहां पाए जाते हैं? अल्मोड़ा जनपद में पाए जाते हैं। ठीक है, मकानों की छतों के निर्माण में, आंगन बनाने में इनका इस्तेमाल होता है। इसके बाद आता है सोना। सोना हमें कहां कहां से मिलता है? तो शारदा, रामगंगा, अलकनंदा, पिंडर, इन नदियों के बालू में हमें सोने के कण मिलते हैं। इसके अलावा पौड़ी का कलचूर क्षेत्र है, यहां पर मिलते हैं। पिथौरागढ़ का जो अस्कोट क्षेत्र है, यहां पर भी सोना मिल जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से इन 4 नदियों के बालू में सोने के कण पाए जाते हैं, रामगंगा, शारदा, अलकनंदा और पिंडर। इसके बाद आते हैं 3 इंपॉर्टेंट हमारे खनिज, 3 इंपॉर्टेंट तत्व। एक है चांदी जिसके लिए फेमस है अल्मोड़ा, एक है टिन जिसके लिए फेमस है चमोली, और यूरेनियम। यूरेनियम के संकेत हमें मिले हैं उत्तराखंड में, यूरेनियम के संकेत टिहरी से मिले हैं। इसके अलावा कुछ संकेत हमें यूरेनियम के चंपावत से भी मिले हैं। तो ये सारे पूछ लेता है कि चांदी खनिज के लिए फेमस या चांदी के लिए प्रसिद्ध जनपद कौन सा है? अल्मोड़ा। राज्य का एकमात्र जनपद जहां पर टिन पाया जाता है तो आप कहेंगे चमोली। राज्य में यूरेनियम के संकेत कहां से मिले हैं? तो पहला रेफरेंस आप देंगे टिहरी गढ़वाल से मिले हैं। अगर टिहरी के अलावा पूछ लेगा तो चंपावत की जो लदिया नदी घाटी है वहां से मिलते हैं। ठीक है, उसको भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड के खनिज संपदा के बारे में बात करी। हमने इंडिया की जो खनिज संपदा की जो हिस्ट्री है वहां से शुरू किया कि कब वो अधिनियम आया और कब जो भारतीय खनिज संस्थान है वो बना। फिर हमने उत्तराखंड के खनिजों के बारे में देखा, खनन नीतियों के बारे में देखा, 1 स्टेट 1 रॉयल्टी के बारे में देखा, किन 4 नदियों में से खनन या खनिजों को प्राप्त करने की अनुमति दी है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने, उसको भी देखा, और फिर खनिजवार जो जो इंपॉर्टेंट खनिज थे उन सब के बारे में बात करी, कौन सा किस जनपद के किस क्षेत्र में पाया जाता है। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।